सभी को मेरा नमस्ते। आज की कहानी है शून्य एक आम लड़की की कहानी है। इस कहानी में एक आम लड़की का पूरा जीवन दर्शाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शून्य। वो मैले कपड़ों में मैली सूरत लिए हंसती चली आती थी। खेतों पर पूरे दिन मजदूरी करने का उसके चेहरे पर कहीं कोई नामो निशान नहीं होता था। उसका चेहरा मैला होता था, उसके कपड़े मैले होते थे, मगर उसकी मुस्कुराहट में ताजगी भरी होती थी। वो कमेरियों के झुंड में खेतों पर हंसती चली जाती थी और शाम को मजदूरी करके हंसी बिखेरती, विनोद करती और चहकती वापस चली आती थी। उस मासूम का नाम गुलेरी था। 8-10 कमेरियों के झुंड में 4 लड़कियां थीं और बाकी औरतें थीं। गुलेरी और गुलेरी की साथी लड़कियों के चेहरे उनके झुंड की बाकी औरतों की तरह थकान से भरे और मुरझाए नहीं होते थे। गुलेरी और उन लड़कियों के चेहरे देखकर लगता ही नहीं था जैसे उन्होंने खेतों में दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत की है, जबकि खेतों के मालिक उन्हें दम भरने तक की फुर्सत नहीं लेने देते थे। खाना खाने का टाइम भी नपातुला मिलता था। खाना खाकर जरा 1-2 मिनट सुस्ताने लग जाओ तो मालिक कम मालकिन ज़्यादा गुर्राने लगती थी। गुलेरी की साथी औरतें मालिक को सुनाई न पड़ने वाले धीमे स्वर में कहती थी, मर्द मजदूर पर कोई इतना ज़्यादा हुक्म नहीं चलाता जितना हम औरत जात पर चलाते हैं। वो हमसे मजदूरी भी ज़्यादा लेते हैं और खाना खाकर सुस्ताते भी हैं, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। सारा जोर हम औरत जात पर ही रखते हैं सब। गुलेरी और अन्य लड़कियां औरतों से उम्र में छोटी थीं, तो इस हिसाब से वो नासमझ बालक की तरह उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती थीं, जबकि झुंड की औरतें ऐसी अनेक चर्चा करती रहती थीं। लड़कियों की बातें केवल लड़कियों में हंसी मजाक तक सीमित होती थीं। गुलेरी के घर में गुलेरी से बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और 2 छोटे भाई थे जो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे थे, जबकि वह कक्षा 3 तक पढ़ी थी। फिर आगे उसके पापा ने पढ़ाने से इनकार कर दिया था। उसकी तो इच्छा थी, परंतु काम में हाथ बटाने के लिए उसकी मम्मी को भी उसकी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने भी उसे स्कूल भेजना नहीं चाहा था। उसके पापा वीर सिंह खेतीबाड़ी करते थे और मम्मी सुखिया देवी घर खेती का काम करने के साथ साथ गुलेरी को साथ लेकर दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करने चली जाती थी। खेती और मजदूरी से मिलने वाली आय को वीर सिंह अपने पास रख लेता था और घर का खर्च नाप तोल कर चलाता था। वीर सिंह के पास 4 एकड़ ज़मीन थी, परंतु घर का स्तर निम्न था। इसके 2 प्रमुख कारण थे। एक तो वीर सिंह लालची था और दूसरा वीर सिंह न तो खेतों में सोना बोता था और न ही खेत सोना उगलते थे। गुलेरी और सुखिया मजदूरी करके बहुत सहारा लगाती थी, परंतु वीर सिंह आमदनी के हिसाब से भी खर्च नहीं करता था। उसे हमेशा जमा अच्छी लगती थी। इससे घर में हमेशा ज़रूरी चीज़ों का टोटा रहता था और बच्चे अभाव में जीवन जीते थे। गुलेरी जब बच्ची थी तो उसके मन में भी और बच्चों की तरह नए कपड़े खरीदने, खिलौने लेने और चीज़ें खाने की ढेर सारी इच्छाएं पनपती थी। वह अपनी मम्मी से उन्हें पूरी करने की जिद भी करती थी, परंतु धमकाकर चुप करा दी जाती थी। फिर वह कुछ बड़ी हुई तो समझदारी आई। बेटा और बेटी का फ़र्क समझा तो उसने अपने मन की इच्छाएं मन में ही दफन करने की आदत डाल ली। मम्मी तो उसकी थोड़ी बहुत बात मान भी लेती थी, परंतु पापा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी गलती से वह अपनी इच्छा प्रकट कर भी देती थी तो उसे ऐसी झड़प लगाई जाती थी जैसे वह बेजान हो। चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं, ज़्यादा बोलती है, खाने को कहाँ से आई तुम्हें। गुलेरी का एक लफ्ज भी निकालना दुश्वार था। वह खिसियानी हो जाती थी और उसका नीचे झुका चेहरा नीचे ही झुका रह जाता था। आंखें डबडबा आती थीं। वह तब भी मायूस होती थी जब उसकी मम्मी उसके दोनों भाइयों को दूध पीने को देती थी और उसे चाय, परंतु भाइयों को दूध पीता देखकर उसके मन में संतोष का भाव भी उत्पन्न होता था। वह अपने भाइयों को बलशाली बनते देखना चाहती थी। वह उन्हें फौज में भर्ती होते हुए देखना चाहती थी। वे उसके राजा भैया थे। घर में पूरी पकवान भी केवल त्योहारों पर ही बनते थे, अन्य कभी नहीं। धीरे धीरे गुलेरी ने कम बोलना, कम खाना सीख लिया। अब वह कभी भी अपने मन की इच्छा प्रकट नहीं करती थी। घर में जो बन जाता था उसी को सब्र से खा लेती थी और उसमें से भी उसके हिस्से में कम आए तो भी वह कुछ नहीं बोलती थी। अब बचपना जा चुका था और वह संतोष करना सीख गई थी।
श्राद्ध, नवरात्र और 5 पसाए बीत चुके थे और दिवाली दौड़ी दौड़ी आ गई थी। चाचा के घर 1 सप्ताह से दूध भून रहा था। गुलेरी को भी उम्मीद थी कि उसके पापा भी धनतेरस से तो दूध भून ही लेंगे। साल भर से मिठाई न चखी थी। दिवाली के बाद किसी शादी ब्याह में मिठाई मिल गई तो ठीक, नहीं तो दिवाली से दिवाली पर ही मिठाई खाने को मिलती थी। गुलेरी का बड़ा मन हो रहा था खूब सारी मिठाई खाने का, मगर जब उसके पापा ने धनतेरस वाले दिन भी दूध नहीं भूना और डेयरी पर पहुंचा दिया तो उसकी मिठाई खाने की सारी इच्छाएं रखी रह गईं। मन बहुत कुंठित हो गया, लेकिन कहा किसी से कुछ नहीं, बस रुआंसी हुई साफ सफाई में व्यस्त थी। काम इतना था कि वह टाइम से खाना भी नहीं खा रही थी। घर की हर चीज़, हर सामान को साफ करके चमका रही थी। वीर सिंह ने एक छाक का मावा भूना और उसके पेड़े बना दिए। पेड़े बनते देख गुलेरी के मुंह में न पानी आया न खाने की तीव्र इच्छा हुई। पिछले 3 दिनों की भांति बस अपने काम में व्यस्त रही। मम्मी खेती के कामों में लगी थी, सो अकेली को काम निपटाना भारी पड़ रहा था। कुंठा पहले ही जी जलाए हुए थी। शाम को दिवाली पूजन हुआ, दीपक जले और चारों ओर प्रकाश की जगमग हो गई। सभी दिशाओं में प्रकाश की अद्भुत छटा थी और मनमोहक दृश्य थे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। सब ओर उल्लास ही उल्लास था। गुलेरी मायूस थी, उसका मन कुंठित था, मगर दीपक जलाने में कतई भी कोताही नहीं बरत रही थी। वह इधर से उधर पतली छिपकली की भांति दीपक जलाकर रख रही थी। अपने छोटे से और सादा घर का प्रत्येक कोना उसने दीप जलाकर प्रकाश से जगमग कर दिया था। गुलेरी के घर में 5 सदस्य थे। उसके पापा ने पेड़ों को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। सभी के हिस्से में 7-7 पेड़े आए। गुलेरी के हिस्से में भी 7 पेड़े आए, मगर उसने उन्हें छुआ तक नहीं। जब पापा ने कहा अपना हिस्सा अपने पास रख ले गुलेरी, तब वह धीमे स्वर में बोली, मैं बाद में ले लूँगी पापा, इसमें ही छोड़ दो। सबने अपने अपने हिस्से के आधे पेड़े खाकर आधे दूसरे दिन के लिए रख लिए, मगर गुलेरी ने एक पेड़ा भी नहीं खाया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार मिठाई का एक तिनका भी नहीं खाएगी। अगले दिन गुलेरी सुबह ही उठी और अपने हिस्से के पेड़े भी मम्मी पापा और दोनों भाइयों में बांट कर रख दिए। जब सबने अपने पेड़े बड़े हुए देखे तो गुलेरी से उसकी मम्मी सुखिया देवी ने पूछा, बेटा तुमने पेड़े नहीं खाए? गुलेरी ने जवाब दिया, मुझे सर्दी लगी है मम्मी, सिर में तेज़ दर्द है, मिठाई खाऊंगी तो और बीमार पड़ जाऊंगी, इसीलिए नहीं खाई मम्मी। मम्मी ने आगे कहा, साल भर में मिठाई मिल रही है, 1-2 खाने से कहीं बीमार नहीं पड़ेगी, खा ले बेटा। मगर गुलेरी ने ना में सिर हिला दिया। मम्मी ने कई बार कहा, परंतु गुलेरी ने आगे कोई जवाब नहीं दिया और बर्तन साफ करने बैठ गई। वह मन ही मन सोच रही थी, ज़रूरी था हिस्से करके बांटना। चाचा भी तो बराबर की ज़मीन जायदाद वाले हैं, उनके घर में ऐसा कभी नहीं होता। मुझे 7 की जगह 5 पेड़े ही मिलते, मगर खाने पीने की हर छोटी छोटी चीज़ को हिस्सों में बांटना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक घर में ऐसा कभी होता है क्या? गोलू मोनू दोनों छोटे बच्चे हैं, वे 1-2 पेड़ आदि खा लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? बच्चे हैं, चलो हम अमीर न सही गरीब हैं, मगर हमसे गरीब और भी तो हैं। उनके घर में रोज़ रोज़ खाने पीने की चीज़ों को लेकर चैंचैबाजी नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ रोज़ होती है। क्या त्यौहार, क्या मामूली दिन, हर रोज़ खाने पीने और कपड़ों को लेकर तांसा जाता है, वो भी जब हम बिना सख्त ज़रूरत के बच्चे कोई मांग नहीं करते। यही सब सोचते सोचते बर्तन साफ हो चुके थे और गुलेरी किसी अन्य काम में लग चुकी थी। उस दिन मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। गुलेरी को भी उस लड़की ने निमंत्रण दिया था। निम्न वर्गीय लोगों में दावत मिलना बड़ी बात होती है, बड़े वर्ग वालों का क्या, वो दावतों के अनेक बहाने ढूंढकर दावत कर लेते हैं और मौज उड़ाते हैं। वे जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बच्चों का नामकरण आदि अवसर ढूंढकर बड़ी दावत कर लेते हैं, मगर निम्न वर्गीय लोगों में सिर्फ शादी विवाह की एक दावत होती है। मृत्यु भोज पर केवल कन्याएं जमाई जाती हैं, बड़े लोगों की तरह बड़ी दावत नहीं होती। मोहल्ले में सुबह से ही चहल पहल थी।
बड़े बड़े छोटे सभी उस समय शामिल होने के लिए अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे थे। कोई कपड़ों को इस्त्री कर रहा था तो कोई कपड़े धुल रहा था, तो कुछ नए कपड़े लेने बाजार जा रहे थे। जूते सैंडल सबको झाड़ पहुँचकर पॉलिश की जा रही थी। लड़कियां भी अपने कपड़ों को तैयार करके रख रही थी। गुलेरी ने भी अपना पुराना सूट 4-5 बार बक्से से निकाल कर देख लिया था। वह उसे कई शादियों में पहन चुकी थी। कई बार धुलने से उसका रंग फीका पड़ चुका था। उसमें लगे सितारे आधे उखड़ गए थे। सुनहरे मोतियों का पानी जगह जगह से उतर चुका था और वो सफ़ेद दिखने लगे थे। वह परेशान थी। एक नया सूट लेने के लिए लालायित थी, परंतु वह किसी से कुछ न कह सकी। कई बार सोचा कि शादी में नहीं जाऊंगी, परंतु न गई तो सहेलियां लेने घर आ जाएंगी। क्या बहाना बनाऊंगी, फिर भी जाना पड़ेगा। शाम को उसने वही पुराना सूट पहना और शादी में चली गई। संकोच के मारे उसकी गर्दन ऊपर न उठ रही थी। चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वह एक सहेली के साथ एक तरफ हटकर एक कोने में खड़ी थी। तभी पीछे से एक दूसरी सहेली तपस्या ने आकर कहा, कैसे हो गुलेरी? गुलेरी ने जवाब दिया, ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? तपस्या, मैं भी ठीक हूँ बहन। और क्या चल रहा है? गुलेरी, कुछ नहीं बहन, बस काम पर चली जाती हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? तपस्या, कॉलेज चली जाती हूँ मैं भी, साथ ही परीक्षा की तैयारी भी कर रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों यहाँ कोने में क्या कर रही हो? आओ उधर चलते हैं। यह सुनकर गुलेरी झेप गई। उसने साथ वाली लड़की की ओर देखा। वह लड़की आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, कुछ नहीं बहन, उधर जगह नहीं थी। देखो ना कितनी भीड़ है, बस इसीलिए इधर खड़े हैं। तपस्या हंसते हुए बोली, अच्छा आओ अब उधर चलें। उधर और सब भी हैं, सबका हाल जानते हैं। गुलेरी उस जगह से हिलना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि उस जगह रहकर वह अपनी अन्य सहेलियों की नज़रों से बची रहना चाहती थी, परंतु तपस्या की बात को टाल न सकी और मुश्किल से वे दोनों तपस्या के साथ चली गई। अब वे जहाँ खड़ी थी वहाँ उनकी सारी सहेलियाँ थी और बाहर से आए अन्य रिश्तेदार भी थे। गुलेरी पहले की भांति संकोच के मारे नज़रें ऊपर न उठा रही थी। उसमें आत्मग्लानि का स्वर का स्तर अपने उच्च पर था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ से निकलूं और घर में जाकर छिप जाऊं। अपनी सहेलियों और अन्य रिश्तेदारों की नज़रों का सामना करने की उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। कोई उसकी तरफ को देख लेता था तो वह यही समझ रही थी कि वो उसके सूट को घूर रहा है, चाहे किसी का उसके सूट की तरफ ध्यान हो या न हो। कुछ देर बात करने के बाद उनमें से एक मोटी सी लड़की बोली, गुलेरी, सूट अच्छा लग रहा है तुम्हारा। तुमने पिछले साल रंजन की शादी पर भी इसे पहना था शायद, या नहीं गुलेरी? गुलेरी पर मानो अगहन की उस सर्द रात में घड़ों ठंडा जल पड़ गया हो। वह नीचे नज़रें झुकाई बोली, हाँ बहन, मैं इसे कई शादियों में पहन चुकी हूँ। वह मोटी लड़की फिर बोली, कोई बात नहीं बहन, मैं तो बस ऐसे ही अपनी याददाश्त चेक करने के लिए पूछ रही थी। तपस्या गुलेरी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पहले ही सब समझ चुकी थी। यहाँ उसे लाने का उसका मकसद उसे शर्मिंदा करना नहीं था। तभी वह जल्दी से बीच में बोल पड़ी, आओ बहन, खाना चल गया है, खाना खा लेते हैं। और सभी लड़कियां खाना खाने चली गईं। गुलेरी ने लिया दिया खाना खाया और साथी लड़की के साथ घर वापस आ गई। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाई और पूरी रात सोचते हुए गुजरी। इसी तरह अभाव और तिरस्कार के साथ कई साल बीत गए। गुलेरी के पापा वीर सिंह ने गुलेरी की शादी तय कर दी। गुलेरी भी आशाओं के सपने बुनने लगी। उसे लग रहा था अभाव और तिरस्कार की ज़िंदगी से अब छुटकारा मिलने वाला है। जो कपड़े उसने अब तक न देखे थे न छुए थे, वह उन कपड़ों को पहन सकेगी। उसने जो खाने की चीज़ें अब तक न चखी थीं, वह उन्हें भरपेट खा सकेगी। उसके अधूरे सपने पूरे होंगे। उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। उसका अपना स्वयं का एक संसार होगा। शादी नज़दीक आ गई, परंतु वीर सिंह ने घर में कोई तैयारी शुरू नहीं की। उसके चाचा बार बार घर आते और शादी की तैयारियों के बारे में उसके पापा से पूछते, मगर उसके पापा आल टाल गा देते। चाचा चुप होकर अपने घर लौट जाते। शादी का दिन आ गया और आधी अधूरी तैयारियों के साथ बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। गुलेरी ने शादी को लेकर जो सपने बुने थे वे सब फीके थे। उसकी जयमाला की इच्छा भी अधूरी रह गई।
उसकी इच्छा थी कि एक अच्छा सा स्टेज बने और जयमाला की रस्म निभाई जाए, मगर खर्चे की वजह से उसके पापा ने बेटा वालों से साफ मना कर दिया था। उसने चाचा को चाची से कहते सुना था, खाना भी कम पड़ जाएगा। जो सामान हलवाई ने लिखा था उसमें से आधा आधा सामान घटा कर लाए हैं भाई साहब। अब उन्हें कौन समझाए कि खाने से ही इज्जत बनती और बिगड़ती है। वो किसी की मानते ही नहीं। चाची झुंझलाते हुए बोली, उसकी चाची बोली, इतना पता था तो पहले से ही इंतजाम नहीं कर सकते थे तुम? चाचा झुंझलाते हुए बोले, मुझे क्या खाक पता था, सब सामान अकेले अकेले खरीद कर लाए हैं। मुझे तो अब हलवाइयों ने बताया है। चाची गहरी सांस खींचते हुए बोली, अब हो भी क्या सकता है, जेठ जी से ऐसी ही उम्मीद थी, कभी कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। बेचारी गुलेरी ने इतना कमाया है कि घर भर के रख दिया, कंजूस कहीं के। परंतु वो क्या जाने, इज्जत बेइज्जती तो पूरे खानदान की होती है। चाचा कुछ सोचते हुए बोले, वैसे मेरी बिचौलिए से बात हुई थी, वो बता रहा था बारात कम आएगी, बेटा वाला समझदार है। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। गुलेरी विदा होकर ससुराल पहुंच चुकी थी। बारातियों और रिश्तेदारों ने खाना कम पड़ने पर जो ताने दिए थे वे सब उसके दिमाग में कौंध रहे थे, मगर ससुराल में हुए अपने अच्छे स्वागत से गुलेरी का मन आनंदित हो गया। नए संसार में आकर उसका चित्त अनंत तक प्रसन्न था। वो जो व्यंजन उसने जीवन में कभी न चखे थे, रोज़ ऐसे ही व्यंजन उसे परोसे जाते थे। ननंद भाभी भाभी कहते न थकती थी और सास रूपवान बहू को बुरी नज़रों से बचाने के लिए रोज़ सांझ के वक्त चूल्हे में लाल मिर्च झोंकती थी। गुलेरी को याद नहीं था कि उसकी 20 वर्ष की उम्र में उसके पापा ने उसे कब बेटा कहा था, मगर ससुर जी के मुँह से हर बात पर बेटा निकलता था। पतिदेव सीमाओं से परे उसे प्रेम करते थे। उन्हें बिना गुलेरी के पास बैठाए खाना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे स्नेह भाव को पाकर गुलेरी का मन गदगद था। वह भी उस दुनिया में रच बस गई और जीवन का भरपूर आनंद उठाने लगी। जिंदगी को आनंद के पथ पर चलते हुए कुछ ही माह बीते थे कि अचानक गुलेरी की सारी खुशियाँ काफिर हो गईं। जैसे ही उसे पता चला कि उसका पति जुआरी और नशा का आदी है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। गुलेरी के समझाने और मिन्नत करने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुलेरी को लगा एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और अतीत के दुर्भाग्य की काली छाया एक बार फिर उसके जीवन पर छा गई है। कठिन जिंदगी के 4 साल और बीत गए। इस बीच गुलेरी की नंद की शादी हो चुकी थी और नंद की शादी के साल भर बाद 4 महीने के अंतराल पर गुलेरी के सास और ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। सास ससुर की मृत्यु के बाद गुलेरी का पति अपनी सारी ज़मीन बेच चुका था। घर में जो 3-4 गाय भैंसें थी उसने उन्हें भी बेच दिया था। इन्हीं सालों के बीच गुलेरी 4 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, जिनमें 3 बेटियां थी और 1 बेटा था। गुलेरी जीवन के अब और कठिन दौर में पहुंच चुकी थी। सास ससुर का सहारा छिन गया था, पति नशेड़ी और जुआरी था और सारी ज़मीन बेच चुका था। 4 बच्चों का पालन पोषण करना भारी पड़ रहा था। आमदनी का कोई जरिया न था। गुलेरी हताश थी और चिंताओं ने उसे व्याकुल कर रखा था। वह अकेली 4 बच्चों की देखभाल करे या मजदूरी करने जाए, दूर तक उसे कोई रास्ता न सूझता था। घर में न अन्न था न बच्चों को पिलाने के लिए दूध। भूखे रहने की नौबत आ गई थी। ऊपर से पति का झगड़ा उसकी सांसें फैलाए रखता था। उसे निराशाओं ने इतना घेर लिया था कि कभी कभी स्वयं को ख़त्म करने का विचार उसके मन में आ जाता था, मगर बच्चों का मोह उसे रोक लेता था। हताश करने वाले अनेक विचार उसके मन में आते थे। वह कैसे बच्चों को पालेगी, कैसे पढ़ाएगी और कैसे शादी ब्याह करेगी। यह सोचकर उसे चारों ओर अंधकार नजर आता था, मगर उसने स्वयं पर संयम रखा और अपने बच्चों की खातिर स्वयं को मरने नहीं दिया। लड़खड़ाते कदमों से उसने सभी समस्याओं का सामना करने का निश्चय कर लिया और दूसरों के खेतों में हिस्से पर काम करने लगी। ये दिन उसके लिए मुश्किल भरे थे। वह अंधेरे अंधेरे में ही खाना बना लेती थी और बच्चों को नहला धुलाकर खेतों पर चली जाती थी।
वहाँ वह पेड़ की छाँव में बच्चों को बैठाकर खेतों में काम करने लगती। कोई बच्चा रोता तो बीच बीच में उसे दूध पिलाने और संभालने दौड़ी दौड़ी चली आती थी। दोनों छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान करते तो आप भी रोने लग जाती। खेत में पड़े बाकी काम और बच्चों को रोते देख गुलेरी की बार बार हिम्मत टूट जाती, लेकिन फिर वह साहस से खड़ी होती और रोते हुए बच्चों को चुप कराकर फिर काम में लग जाती। इसी तरह घनघोर कष्टों के कुछ साल और बीत गए। तब जाकर गुलेरी आत्मनिर्भर होने लगी। उसने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेज दिया, कुछ गाय भैंसें खरीद ली और उनका दूध बेचने लगी। एक खेत भी लगान पर साल भर के लिए रख लिया। आमदनी बढ़ने पर उसने कुछ खेत खरीद लिए और पूरी जुगत से खेती करने लगी। गुलेरी के कर्म और ऊपर वाले का रहम इस कदर वर्षा की अब घर में धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह हर साल 1-2 नए खेत खरीद लेती थी। अपने चारों बच्चों को उसने खूब पढ़ाया और तीनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर दी। कुछ सालों के अंतराल के बाद बेटी की शादी भी कर ली। नई बहू घर आ गई थी। बेटियों की शादी हो चुकी थी। बेटा कामकाज में हाथ बटाने लगा था। गुलेरी इस वर्ष से पूरी तरह संतुष्ट थी। भले ही उसने जीवन में हाड़ तोड़ मेहनत की थी, निराशा देखी थी, फटे पुराने कपड़े पहने थे और हर पल अपनी इच्छाओं और खुशियों का दमन किया था। उस सबको वह ईश्वर की परीक्षा और जीवन का हिस्सा मानकर भूल चुकी थी। जिस गुलेरी को उसने पिता के घर खेतों से मजदूरी करके शरीर के थकावट से चकनाचूर होने पर और दर्द से बेहाल होने पर धूल में लिपटी मैले कुचले कपड़े पहनी मगर चेहरे पर हंसी बिखेरते हुए घर लौटते हुए देखा था, बस उस गुलेरी की हंसी और कम में खुश होने वाली गुलेरी को याद रखा था। समय का पहिया और आगे बढ़ा। अब गुलेरी के लड़के ने सारा कामकाज अपने हाथों में ले लिया। गुलेरी अपने एक पोते और अपनी एक पोती के साथ समय बिताने में व्यस्त थी। घर में पैसा कौड़ी का हिसाब बहू रखने लगी। वृद्ध गुलेरी बेटा और बहू के आश्रित हो गई थी। बहू अलग मिजाज की थी। गुलेरी उसे जरा भी न सुहाती थी। उसे गुलेरी बोझ लगने लगी थी। बात बात पर बहू गुलेरी को ताने देती थी, कभी खाने के लिए तो कभी खाली रहने को। गुलेरी सुनकर चुप रह जाती थी और बेटे से बहू की कभी शिकायत नहीं करती थी। वह जान गई थी कि एक बार फिर कठिन परीक्षा के दिन आ गए हैं, वही पुराने दिन जब उसके बस में कुछ नहीं था। परंतु गुलेरी जानती थी कि बुढ़ापा है, रोज़ ही काटना ही पड़ेगा। लेकिन हद तब हो जाती थी जब गुलेरी खाना खाने बैठती और बहू तानों की बौछार शुरू कर देती। बहू को ऊंच नीच का जरा भी ज्ञान नहीं था, बस ज़्यादा बोलने की गंदी आदत थी। मानो हर बात का उल्हाना देना उसका फ़र्ज था। मोहल्ले की औरतें उसे समझाती, बहू तेरे ससुर ने दारू जुआ में सब कुछ बेच दिया था। ये इतनी जायदाद गुलेरी ने हाड़ पेलकर कमाई है, तो उसे ऐसे तंग मत किया कर। तब बहू का जवाब होता, ये तो सब करते हैं, कोई अनोखा काम नहीं किया है और मैं कहाँ तंग करती हूँ इन्हें, इन्होंने ही मुझे तंग किया हुआ है। मेरे तो हमेशा नाक में दम किए रहती हैं और बेटे के सामने भोली बन जाती हैं। बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है इनका, कोई रख के तो देखे 2-4 दिन, होश ठिकाने आ जाएंगे। मेरी और मेरे आदमी की हिम्मत है जो उन्हें झेल रहे हैं, और कोई होता तो कब का ठानी आश्रम में छोड़ आता। ऐसी बातें सुनकर गुलेरी का कलेजा ऊपर को आ जाता और गले में दर्द होने लगता। रोटी करने वाला उसके गले से नीचे नहीं उतरता। वह आधा अधूरा खाना खाकर अपनी कोठरी में रोने बैठ जाती। एक दिन एक पंजेड़वा मोहल्ले में लोहे टीन से सेब बेच रहा था। पंजेड़वे ने जैसे ही गुलेरी के घर के आगे आवाज़ लगाई, लोहे टीन से सेब लो, सेब, मीठे सेब। गुलेरी का मन सेब खाने को लालच हो उठा। बहू खेतों पर गई थी, दोनों बच्चे स्कूल से घर आ चुके थे। गुलेरी का मन हुआ कि हल्की बेकार पड़ी पात से सेब ले लूं, मैं भी खा लूँगी और बच्चों को भी खिला दूँगी। फिर सोचा बहू को पता चलेगा तो बहुत बुरा हाल करेगी। लेकिन फिर सोचा अरे बेकार ही तो पड़ी है, कुछ नहीं कहेगी, बच्चे भी तो खाएंगे। उसने हल्की पुरानी पात से सेब ले लिए। 5 सेब आए। सेब लाल और सुंदर थे। देखते ही गुलेरी के मुंह में पानी आ रहा था।
उसे कहाँ ये चीज़ें खाने को मिलती थी। चीज़ें बाजार से आती थी मगर बहू उसे एक तिनका तक न दिखाती थी। पोती पोते खाते अम्मा के पास चले जाते थे तो वे ही अपनी चीज़ में से कुछ दे देते थे तो ठीक, नहीं तो उसे कुछ नहीं मिलता था। गुलेरी ने 2-2 सेब पोती वीरा और पोती वसु को दे दिए और एक को ले जाकर छीलकर छोटे छोटे टुकड़े करने लगी। वृद्धा अवस्था ने 2-3 दांत ही छोड़े थे, तभी खेतों से बहू वापस आ गई। बच्चों को सेब खाता देख सब पूछ लिया। फिर क्या था, बहू तिल मिलाते हुए गालियाँ बकने लगी। गुलेरी सेब छीलने से रुक गई और रोने लगी। बहू ने ऐसी ऐसी गालियाँ बकी कि मोहल्ले की औरतें भी कानों पर हाथ रख बैठी। चट्टो हो रही है रंडी, पूरे घर को बेच के मानेगी। और तेरे पेट में इतनी आग लग रही थी सेब खाने की तो बताती तो सही, मैं कुंटलों सेब लाकर दे देती, चाहे मुझे अपनी कोठी भरा अनाज क्यों न बेचना पड़ता। बहू गुलेरी की कोठरी के दरवाजे पर खड़ी खड़ी गालियाँ दे रही थी और गुलेरी टसर टसर कर रो रही थी। गुलेरी हमेशा की तरह गालियाँ सुनती रही मगर कोई जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन अब सोच रही थी, एक ही तो बहू है, अच्छी है या बुरी है, इससे लड़कर किसके पास जाऊंगी। बेटियों के पास भी निभाया नहीं होगा। आखिर जब अंत में हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तो यही खाना देगी, यही बिस्तर करेगी, यही नहलाएगी धुलाएगी भी, दवा दारू सब यही करेगी और जब मरूंगी रोएगी भी यही। फिर मैं इससे क्यों लड़ूं? अभी ना समझ है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। मगर आज बहू सब हदों को पार कर रही थी। गुलेरी से रहा न गया, हिम्मत कर दबे स्वर में कह दिया, बहू बात बेकार थी। गुलेरी का इतना बोलना हुआ कि बहू और तेज चिंगाड़ पड़ी। वह झपट्टा मारकर गुलेरी को चांटा मारने दौड़ी तो गुलेरी ने सेब वाला हाथ बचाव के लिए ऊपर कर दिया। बहू का चांटा गुलेरी के हाथ को झटकता हुआ गुलेरी के सिर में जा लगा। छिला छिलाया सेब चारपाई पर गिर गया। एक ही चांटे से गुलेरी का सिर झनझना गया। उसे बहू से यह उम्मीद नहीं थी। उसकी अंतरात्मा छिन्न भिन्न हो गई थी। उसका हृदय अनंत तक टूट चुका था। उसकी आशाएं रेत के ढेर की तरह हवा में उड़ गई थी। उसका करुण रोदन कोठरी से बाहर सुनाई पड़ रहा था मगर मोहल्ले की किसी औरत की मजाल नहीं थी कि गुलेरी के घर आ जाएं। बहू का बहुत ऊंचा दबदबा था। उसने सबको फटकार रखा था। बहू फिर चिंगारते हुए बोली, चुप हो जा नाटकखोर, नौटंकी, मरेगी तो सही पर मेरी नाक में पूरा दम करके मरेगी। उस नशेड़ी से पहले तू मर जाती तो अच्छा रहता। बहू इसी तरह चिल्लाती चिंगारती वहाँ से चली गई और गुलेरी रोती रही। कुछ क्षण पश्चात गुलेरी का रोदन शांत हो गया। उसके आंसू सूख चुके थे और वह निढाल होकर चारपाई के पाए पर सिर रखकर पड़ी थी। उसे बहू से ऐसे दुस्साहस की उम्मीद नहीं थी। पोती वीरा गुलेरी के पास आकर बैठ गई। केजी की छात्रा वीरा लड़ना झगड़ना सब समझती थी। कुछ देर बैठने के बाद वीरा बोली, अम्मा। अम्मा का कोई जवाब नहीं आया तो फिर उसने कहा, अम्मा। इस बार गुलेरी कमज़ोर स्वर में बोल उठी, हाँ बेटा। अम्मा सेब नहीं खाया? वीरा आगे बोली, ना बेटा तू खा ले। ना अम्मा, मैंने तो खा लिया, ये तो आपका है, आप खा लो ना। ना बेटा मुझे भूख नहीं है, तू और वसु आधा आधा खा लो। ना अम्मा, ये तो आपको ही खाना पड़ेगा। ना बेटा बात मानना। अम्मा आप पोती की बात मानो ना। वीरा की जिद ने गुलेरी को मजबूर कर दिया। वह बोली, अच्छा आधा मुझे दे और आधा तू और वसु खा लेना, परंतु तुम मुझे वो पोयम सुनाओगी? वीरा खुश होते हुए बोली, हाँ अम्मा। कौन सी वाली? वही सुनने वाली बेटा। हाँ अम्मा, मगर कितनी बार सुनोगी उसे? सुना दो बेटा, आज फिर बड़ा मन है। ओके अम्मा, मगर पहले सेब तो खा लो। बेटा मैं खा लूँगी, ला यहाँ रख दे। गुलेरी के मुंह से शब्द भले ही निकल रहे थे मगर हाथ पैरों में कोई हलचल नहीं थी। उसका हृदय रुक रुक कर धड़क रहा था। मन चलायमान था और ऊंची उड़ान भर रहा था। पोती को कलेजे से लिपटा कर रोना चाह रही थी मगर शरीर साथ नहीं दे रहा था। वीरा ने आधा सेब ठीक गुलेरी के मुंह के सामने पाए पर रख दिया और पोएम सुनाने लगी। ZERO 0 0 मीन्स शून्य,
जीरो हैज नो वैल्यूज। ONE 1 मीन्स एक, वन हैज वन वैल्यूज। TWO 2 मीन्स दो, टू हैज टू वैल्यूज। पोयम ख़त्म हो जाती है तो गुलेरी फिर कहती है बेटा फिर से सुना दो। वीरा फिर सुनाती है JDRO 0 मीन्स शून्य, जीरो हैज नो वैल्यूज। दूसरी बार पोयम ख़त्म हो जाने पर वीरा चुप हो जाती है और वीरा चुप हो जाती है तो गुलेरी फिर आग्रह करती है बेटा सुनाती रहो, बड़ी अच्छी लग रही है। वीरा फिर सुनाती है JDRO 0 मीन्स शून्य, जीरो हैज नो वैल्यूज। वीरा बीच में रुककर कहती है अम्मा अब तो सेब खा लो। गुलेरी की आंखें बंद थी और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। वीरा व्याकुल होकर बोलती है अम्मा तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। गुलेरी कोई जवाब नहीं देती तो वीरा गुलेरी की बाजू पकड़कर हिलाती है अम्मा अम्मा। चारपाई हिलने से सेब का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ता है और गुलेरी का सिर सेब के टुकड़े की तरह ही पाए से लुढ़क कर नीचे लटक जाता है। वीरा फिर कोशिश करती है अम्मा अम्मा अम्मा, मगर गुलेरी के बेजान शरीर में कोई हलचल नहीं होती। उसकी सांसें थम चुकी थी। क्षण भर पहले ही उसकी आत्मा अनंत विचरण के लिए उसका शरीर छोड़ चुकी थी। वीरा अम्मा से लिपट कर रोने लगती है। तो ये थी कहानी शून्य। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।